हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी जेईई मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे मन में आया, बहुत लोग अभी पूछ रहे थे कि सर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के क्वेश्चन जो हमारे पिछले साल आए थे उन सब ने क्या सीखा है, क्या हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उससे क्या क्या क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हम लोग सोच सकते हैं। इस वीडियो को पहली बात तो आप लास्ट तक देखिएगा, जिससे आप लोगों को पहली बात तो मेरे पास 2025 जेईई मेंस के सारे क्वेश्चंस हैं और इसके रिगार्डिंग हम लोग अपकमिंग 2026 में क्या सीख सकते हैं वो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाएगा अपने इस वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने क्या वाले हैं, पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे लगभग ले लिए हैं, 6-7 क्वेश्चन है। बस वही क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। अगर कोई छूट गया है तो माफ़ करिएगा, मैं उसे फिर दोबारा ले लूँगा जब भी मैं अगली वीडियो बनाऊँगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी जब हम लोग मैराथन करेंगे अपने एग्ज़ाम के नियर अबाउट डेज़ में, जो भी हम करने वाले हैं, तो 2025 जेईई मेंस में जो भी क्वेश्चन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आए हैं उन सभी क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखें, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगले साल से क्या उम्मीद कर रहे हैं, उस चीज़ की बात हम लोग करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक, तो आज का सेशन मेनली किसके लिए है? पीवाईक्यूज से हम लोग क्या सीखें 2025 जेईई मेंस ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को हम किस ओर देखते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को ज़ाया किए हुए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट मिस ना कर सकें। और अगर आप को ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल पे लाइक, मतलब वीडियो पे लाइक छोड़ दीजिए, बहुत ही अच्छा सा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप का कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसी प्रिपरेशन कर रहा है, क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है अगर, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कोई अगर सजेशन हो तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन कहता है कि 2025 में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लगाओ। तो सेशन क्या कहता है, हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है 23 जैन का। अब सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ने जाएंगे, इस क्वेश्चन को हम करने जाएंगे, इस क्वेश्चन को हम पढ़ने जाएंगे, चाहे जो करें, इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो आपको लगता है हाँ बस इसमें हमको आइडेंटिटीज़ लगानी पड़ेंगी और कुछ तो लगाना नहीं। सबसे पहले अगर हम आइडेंटिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे कॉड लिखा हुआ है, तो कॉड को हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले कॉस अपॉन साइन लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करना भी थोड़ा फास्ट आपको बताऊँगा, थोड़ा सा फास्ट आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये कॉस अपॉन साइन आ जाएगा और यहाँ भी कॉस अपॉन क्या आ जाएगा, साइन। सभी को पता है बिना एलसीएम ले तो मैं सॉल्व कर नहीं पाऊँगा, तो मैं एलसीएम लूँगा। तो जब भी मैं एलसीएम लूँगा तो मेरे पास आएगा साइन 70, और जब मैं एलसीएम लूँगा तो सबका ये जो साइन का प्रोडक्ट है ये ऊपर चला जाएगा। तो बस ऐसे ही हम लोगों को कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी। कैसे? जैसे ही मुझको पता चला कि यहाँ कॉस 10 और कॉस 70 के साथ में माइनस में आ रहा है साइन 10 और साइन 70, तो यहाँ तक तो आधा क्वेश्चन हमारे पास सॉल्यूशन माइंड में ही हो जाना चाहिए था, मतलब ऐसा ही तुरंत हो जाना चाहिए था। और हमें इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप लेना चाहिए था, ये वाला डायरेक्ट स्टेप, साइन 70, और ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 80 डिवाइडेड बाई साइन 10 और साइन 70। मुझे डायरेक्ट स्टेप ये वाला लेना चाहिए था। अब बताइए, जैसे आपके पास क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स का सेक्शन, अगर मान लीजिए 1 घंटे का समय आप लोग दे रहे हैं और मेरा मानना है 1 घंटे से ज़्यादा समय आपको मिल जाता है, क्योंकि पेपर आपका 3 आवर्स का है। पेपर आपका क्या है, 3 आवर्स का है। तो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में इसको डिवाइड करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में इसको डिवाइड करेंगे, तो केमिस्ट्री में एग्रीगेट अगर मैं मान के चलो तो 40 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगता है। अगर आप ढंग से पढ़े हुए हैं तो 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। तो आपके पास पूरा का पूरा समय बचा है 2 घंटे 20 मिनट। कितना बचा है, 2 घंटे 20 मिनट। 2 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या है, 120 मिनट इधर, 140 मिनट। 140 मिनट की अगर मैं बात करूं तो कुछ तो थ्योरी क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स में, तो मैं इसको लेके चलता हूं 65 मिनट्स का। कितनी मिनट्स का, 65-70 मिनट्स का लेके चलता हूँ। अगर 70 मिनट्स लेके चलता हूँ तो यहाँ 70 मिनट्स बचते हैं और +-5, ये हमारे पास टाइम मैथ्स का होता है। ये हमारे पास मैथ्स का टाइम होता है कि 70 +-5 मिनट्स हमको मैथ्स में चाहिए ही चाहिए। केमिस्ट्री को मैं, क्योंकि इसमें जो है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, जिसको आप लोग बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने ये देखा भी है और मैंने मतलब महसूस भी किया है, लोगों से जो बच्चे बताते हैं उनसे मैंने पता करा है। तो केमिस्ट्री में आपको 40 मिनट से ज़्यादा, आप मान के चलिए 40 में +-2-3 मिनट और, बस ज़्यादा नहीं यार,
क्योंकि इतना समय आपको उसमें देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे एडजस्ट करते फिजिक्स और मैथ्स में, क्योंकि पिछली बार जैसे ही फिजिक्स का क्वेश्चन टफ आ जाता है तो फिर मैथ्स में हम लोग जाते हैं कि उसमें हम लोग कुछ करना चाहते हैं, मतलब अपनी रैंक को सुधार ले, परसेंटाइल सुधार ले, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना पड़ता है, अपना बैलेंस ले करके चलना पड़ता है, लेकिन केमिस्ट्री तो आपको करनी पड़ती है वैसे तो, ठीक। तो जैसे हमारे पास मैथ्स में इतना समय होता है तो इस समय को हमें लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बचाना चाहिए। जैसे इसमें कैलकुलेशंस होती है, प्रोबेबिलिटी के कई क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम लोग को कॉन्सेप्ट एक देखना पड़ता है, किस बिहाफ पे इसको लगाना है। तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हम लोगों को टाइम लगाना पड़ता है। तो इसलिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा कि थोड़ा सा स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री को हमें सबसे पहले, कहने का मतलब यह है कि बहुत कम समय देना है एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स एंड मैथ्स। तो ये जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस हमारे पास क्या है, पहली बात तो PYQ इतना तो आपको समझ में आ ही रहा है कि PYQ क्वेश्चन है, पिछले साल का ही क्वेश्चन है। तो ये जब क्वेश्चन आया था तो ये क्वेश्चन आप सोच सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा इसको 30 सेकेंड या 1 मिनट सॉल्व करने में लग जाएगा। तो आपको करने हैं मात्र 25-30 क्वेश्चन, ठीक। तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कैसे आपको डील करना है उसके साथ। तो आप देख सकते हैं कैसे आपको डील करना है, क्योंकि ये आपके पास पेपर आता है, ठीक। तो देखिए जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो चुका है। अब मैंने कहा था कि ये 2 स्टेप आपको लिखना ही नहीं है, ये दोनों स्टेप आपको माइंड में सॉल्व करने हैं और इन दोनों स्टेप से जो आउटपुट आने वाला है उसको मुझे लिखना है और सिर्फ कुछ नहीं लिखना है। अब जैसे मैंने कहा ये sin 70 कट जाएगा। अब बहुत लोग कहेंगे cos 80 और sin 10 तो कट नहीं सकता। मैं कहूँगा कट जाएगा मेरे भाई साहब, कट जाएगा। वैल्यू कितनी आती है 1, आंसर इसका कितना होगा 1। अब बहुत लोग कहेंगे क्या सीखा इससे, मैं कह रहा हूँ इससे ये सीखा है, अगर मान लीजिए मुझे लिखा है sin थीटा तो उसको मैं cos 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। ये चीज़ मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जितने भी फॉर्मूलेस थे वो सभी जब पढ़ाए थे तो मैंने इसको सॉल्व कराया था, अभी इसको बताया हुआ है मैंने। और ये चीज़ आप लोग बहुत ही ज़्यादा पढ़ चुके हैं, किसमें, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर में। बहुत ही बेसिक जानकारी है, cos 90 माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। बहुत ही ज़्यादा बेसिक जानकारी है ये, मतलब इसको अगर मैं बताऊँगा तो मतलब मेरा तो पढ़ाना बेकार है आपको जेई वाला सेक्शन, मतलब अगर मैं ये बताने लग जाऊँगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक जानकारी है सर, बहुत बेसिक जानकारी। इस बेसिक जानकारी को आपको याद ही रखना पड़ेगा। अब ये चीज़ मैं ऐसे लिख दूँ, अब यही चीज़ मैं ऐसे लिख दूँ कि cos 90 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। अब इस रिलेशन से हमको ये पता चला है। अब देखिए हमें ये रिलेशन तो याद ही है, इस रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन याद रखना मेरे लिए टास्क है। समझ रहे, ये रिलेशन तो हमें याद ही है, लेकिन ये रिलेशन और ये रिलेशन याद रखना मेरे लिए टास्क है, क्योंकि ऐसा अगर मिल जाए तो 0 होगा, ऐसा अगर मिल जाए तो 1 होगा, बस बात खत्म। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये रिलेशन याद रखना मेरे लिए टास्क है। तो इस क्वेश्चन से हम ये सीखें, पहली बात तो हमें कॉन्सेप्चुअल जो भी फॉर्मूलेज हैं, इस क्वेश्चन से हम लोग क्या आउटपुट सीखे, जो भी फॉर्मूलाज हैं उनको हमें मतलब कि हमें माइंड में थोड़ा सा सॉल्व करना आना चाहिए बहुत जल्दी। जैसे हमने कहा ये आया cot 10 cot 70, तो मुझे पता है cos अपॉन साइन हो जाएगा, साइन का एलसीएम ले लूँगा तो cot है cot भी, साइन है साइन भी बन जाएगा, cot a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, सॉरी cos a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला मतलब cos 80 डिवाइडेड बाई इसमें क्या आया है साइन 10 साइन 70, बस। अब ऐसे क्या हुआ 70 कट जाएगा, 80 से 10 कट जाएगा, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसलिए हमें जो है फॉर्मूले मेमोराइज करने ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें भी देखो कौन कौन से आउटपुट्स पॉसिबल है। अभी एक क्वेश्चन और आएगा जो आपको लगभग अब ये देखेंगे कि आपको जो क्वेश्चन मिला है वो 10th लेवल का क्वेश्चन मिला है, मतलब सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी देखेंगे आप लोग, तो फॉर्मूलेस पे ज़्यादा फोकस करिए और इससे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो देखिए। फॉर्मूलेस पे फोकस करिए और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ये चीज़ हमें देखनी है, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या बन सकती हैं इससे, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास आया ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ भी नहीं कहा गया इसमें। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से देखेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा सर। देखिए हमसे कहा गया द रेंज ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन हमारे पास दिया लंबा चौड़ा। अब ये जो लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया गया ना, इसको हम लोग थोड़ा सा अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को आइडेंटिटीज़ याद करनी होती हैं। ये हम लोग आइडेंटिटीज़ जो पढ़ते हैं बुक्स में वो तो है ही है, और जो क्वेश्चंस में कई सारी आइडेंटिटीज़ आती है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा sin 20 sin 40 sin 60 sin 80, उसकी वैल्यू कुछ आती है। cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 की वैल्यू कुछ आती है। sin 10 sin 30 sin 50 sin 70 की कुछ वैल्यू आती है। तो ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी सर, क्योंकि वहाँ पर हमको समय बचाना है ना कि खर्चा करना है।
तो आपको ये वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेगी। तो इसी हिसाब से हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है ना, जरा इसको अगर हम देखेंगे तो दिया हुआ है 6 + 16 cos x मल्टीप्लाई बाई cos π/3 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई cos π/3 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई साइन 3x और मल्टीप्लाई बाई साइन cos 6x। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं देखता हूँ तो ये कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। इसमें अगर आप लोग मतलब अगर बेसिक फिनोमेना कोई लगाने लग जाएगा ना तो इस क्वेश्चन को करने में कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। अगर बेसिक फिनोमेना कोई लगाने लगेगा, बेसिक हमारे पास जानकारी लगाने लगेगा, cos a + b का फॉर्मूला लगा दे, cos a - b का फॉर्मूला लगा दे, उसके बाद फिर से सॉल्व करे, ऐसा कुछ सॉल्व करने लग जाएगा 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। करने नहीं ना, वो हमें करने ही नहीं है। हमारे साथ कोई पढ़ेगा तो हम बताएंगे क्या, बेटा ये याद रखो कि cos x × cos π/3 प्लस एक्स और मल्टीप्लाई बाई cos π/3 माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1/4 cos 3x। ये वैल्यू याद रखनी डायरेक्ट आपको कि इस वाले पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/4 cos 3x। इस वाले पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/4 cos 3x। बस बात खत्म। अब मुझे क्या पता चला कि जो हमारे पास fx है वो हमारे पास ऐसा हो जाएगा कि 16 मल्टीप्लाई बाई 1/4 cos 3x मल्टीप्लाई बाई साइन 3x मल्टीप्लाई बाई साइन 6x। ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा ना, बना हुआ है। 4 से कैंसिल आउट कर दूंगा, 4 बचेगा। अब बताइए ये लिखा हुआ, अगर मैं 2 उधार ले लूँ, उधार ले मतलब 2 × 2 लिख सकता हूँ 4 को, तो 2 cos a sin a हो सकता है या नहीं, मतलब 2 sin a cos a फॉर्मूला किसका होता है sin 2a का, सभी को पता है। तो ये बन जाएगा 2 sin 2a मतलब 6a और ये आ जाएगा अपना 1 सेकेंड, मैंने sin 6a लिख दिया यहाँ पे, cos 6a होगा ना यहाँ पे cos 6a, और ये क्या आ जाएगा cos 6a और यहाँ भी कितना आ जाएगा cos 6a। फिर से 2 sin a cos a का फॉर्मूला लगा दूंगा, फिर क्या आ जाएगा sin 12a। अब बताइए कि मैंने इस फंक्शन को एक पर्टिकुलर फंक्शन में चेंज कर दिया। अब जैसे ही पता चला कि जो हमारे पास fx था, क्या था, जो हमारे पास fx दिया हुआ था उसको हमने लिख दिया है क्या 6 + sin 12x में। ये लिखा हुआ है कि नहीं, देख सकते आप लोग सभी sin 12x। तो हमें पता है साइन के साथ कुछ भी एंगल लिखा हो उसका जो आउटपुट आने वाला है वो क्या आने वाला है -1 से +1 के बीच में आने वाला है। तो मैं अगर 6 तीनों तरफ ऐड कर दूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 + sin 12x < 6 + 1 और ये आ जाएगा 5 < 6 + sin 12x < 7। तो ये 5 से 7 के बीच में लाई करेगा या नहीं, लाई करेगा कि नहीं। तो मुझे रेंज इसकी पता चल गई है कि रेंज जो आने वाली है वो कहाँ से कहाँ तक आने वाली है, रेंज आने वाली है 5 से 7 के बीच में आने वाली है। हमसे कहा गया था कि इस वाले फंक्शन की जो रेंज है वो अल्फ़ा गामा बीटा से डिफाइंड हो रही है। तो अल्फ़ा गामा बीटा की इस पॉइंट से वैल्यू मतलब डिस्टेंस निकाल दो कितनी होगी इस लाइन से। तो अल्फ़ा गामा बीटा पता चल गए, तो अल्फ़ा बराबर 5 हो जाएगा, बीटा बराबर 7 हो जाएगा। और लाइन हमको दी गई है 3x + 4y + 12। लाइन क्या दी गई है 3x + 4y + 12 बराबर 0। फॉर्मूला सभी को पता है कि अगर x1, y1 दिया है और ax + by + c बराबर 0 पे परपेंडिकुलर डाले गए की लेंथ पूछी जाए तो क्या आएगी, सभी को पता है फॉर्मूला क्या होता है ax1 + by1 + c अपॉन में √a² + b²। सभी को पता है ये √a² √b²। ये हमारे पास डिस्टेंस आएगी, क्योंकि भाई मॉड लगाते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ये आ जाएगा 15 + 28 + 12 डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा 5। सभी को पता है ट्रिपलेट फॉलो करता है। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 55 डिवाइडेड बाई 5 कितना हो जाएगा 11। आंसर कितना आ जाएगा 11 यूनिट। ये हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी अल्फ़ा गामा बीटा से, किसकी 3x + 4y + 12 की। अब देखिए यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ, कोई फॉर्मूला यूज़ हुआ, मतलब सारी बेसिक जानकारी यूज़ हुई, लेकिन तब जानकारी ये सारी यूज़ कर पाएंगे जब आप ये रिलेशन याद रखेंगे। लेकिन अगर रिलेशन ये नहीं याद है तो आप इसी रिलेशन में घूमते रहेंगे, आप इस रिलेशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे फिर। अब जब ये गलत हो जाएगा, अब cos a + b × cos a - b का फॉर्मूला भी डायरेक्ट आप लोगों को नहीं याद होगा, क्योंकि अगर हम इस वाले एक्सप्रेशन में अगर ये आइडेंटिटी नहीं याद रखते हैं, मान लीजिए ये इक्वेशन हमें नहीं याद है, ये जो यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी है आपको नहीं याद है, लेकिन फिर cos a + b × cos a - b का जो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है cos² a माइनस का sin² b। इससे भी आप लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी आप लोग थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग कम कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं कम कर पाएंगे जिससे कि आप बहुत जल्दी कर पाएँ। अब जैसे इसमें क्या हुआ है डायरेक्ट आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फिनोमिना है ये इस लाइन से इस लाइन तक आने में मात्र 30 सेकंड का समय लगने वाला है और ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है।
मात्र 30 सेकंड का समय लगने वाला। और यहाँ से आप लोगों को पता ही है ये हमारा 1 मिनट का सोल्यूशन है, आंसर हमारे पास यूनिट में आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास लगभग आते ही रहते हैं हर साल क्वेश्चन ऐसे आने हैं, और हर साल ही एस्पिरेंट जो होता है वो क्वेश्चन को नहीं पकड़ पाता है। हर साल पर ईयर यही काम होता है बेटा। क्यों? सबसे पहला आता है, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न क्या है मैं बताता हूँ साफ साफ आप लोगों को, कि सबसे पहला रीज़न इसका क्या है कि आप लोग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से जाते हैं। आपके पास सच बताऊँ तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं है कि हाँ मैं पेपर फोड़ सकता हूँ, हाँ मेरे से हो जाएगा। क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, इसीलिए आप लोग इस पेपर को नहीं निकाल पाते हैं। साफ सीधी बात आपसे ये कहना चाहता हूँ। क्यों नहीं निकाल पाते? प्रॉब्लम ये भी है कि आप लोगों को टेस्ट सीरीज ऐसी दी जाती है। मेंस लेवल की टेस्ट सीरीज देते ही नहीं कोई, सीधा देते कैसी हैं? एडवांस लेवल की टेस्ट सीरीज आप लोग अप्लाई करते हैं, और जो मेंस लेवल की टेस्ट सीरीज अप्लाई करता है वो देख लो फिर 99% लेके चला आता चुपचाप। तो मेंस लेवल की टेस्ट सीरीज अप्लाई करिए, जो आपको मेंस का सिखाए, मेंस का पढ़ाए। अभी मैं क्वेश्चंस कुछ लेके आने वाला हूँ, जिस भी चैप्टर की बात आप कहेंगे उस चैप्टर का क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा। अभी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन मैं कुछ लेके आऊँगा जो आप लोगों के लिए रेलिवेंट होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस लेके आऊँगा। लगभग मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा। लगभग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 50 क्वेश्चंस लेके आऊँगा मेंस रिगार्डिंग। एक मैराथन सीरीज़ ले लूँगा, मतलब मैराथन क्लास ले लूँगा, उसमें 50 क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैराथन मतलब मेंस रिगार्डिंग जो भी हमारे पास होने वाले, और क्वेश्चंस में लेके आऊँगा। आप देखेंगे मेंस की टेस्ट सीरीज उससे अच्छी नहीं हो सकती कोई। और जो ये हम लोग देख रहे हैं अपने इस वाले पैटर्न से 2025 से 2024 से 2023 से, इन सभी से इंस्पायर होकर, इन सभी क्वेश्चन से इंस्पायर होकर मैं क्वेश्चंस लाऊंगा। ऐसे नहीं लाऊंगा सर, ये भी याद रखिए। ऐसे कोई बेकार क्वेश्चन नहीं लाने वाला हूँ मैं, क्वेश्चन से इंस्पायर होकर लाने वाला हूँ। ठीक, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, ये मतलब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को मैंने बताया भी था, ये क्वेश्चन मेरे पास आई थिंक अगर मुझे जहाँ तक याद है तो ये एडवांस 2014 में या 2016 में आया हुआ है, अगर जहाँ तक मुझे याद है। तो मैंने शायद ये क्वेश्चन कराया हुआ है कि एडवांस का क्वेश्चन आया है मेंस में, तो सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आपको पकड़ा दिया है मेंस में। सेम एग्जैक्ट सेम डिट्टो सेम क्वेश्चन पकड़ा दिया आपको मेंस में। डिट्टो सेम क्वेश्चन आपको मेंस में पढ़ाया। मैं मतलब सही बात कह रहा हूँ, डिट्टो सेम क्वेश्चन आपको मेंस में पकड़ाया गया, कोई चेंजमेंट नहीं है। डिट्टो सेम क्वेश्चन आपको मेंस में पकड़ाया गया। अब देखिए ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन मैं कहता हूँ लगा के दिखाइए आप लोग, कैसे लगा देंगे? आर बराबर वैल्यू रखते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम कर नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व होगी ही नहीं आपसे। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्व होती है ना, वो कहाँ से होती है? वो आप लोग जाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, पार्शियल फ्रैक्शन में, या आप लोग जाते हैं इंटर में, जब इंटीग्रेशन करते हैं तब ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अब कहेंगे इंटर तो पढ़ा नहीं, फर्स्ट ईयर का ही ये क्वेश्चन है। हाँ फर्स्ट ईयर क्वेश्चन है ये फर्स्ट ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ कराया गया, जो बेसिक फिनोमेना यूज़ कराया गया, वो क्या कराया गया? इंटर का मतलब मैं कहूँगा जो क्वेश्चंस आप लोग इंटर में पढ़ते हैं, जैसे मान लो 1/sin है, साइन भी लिखा है, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन मतलब अलग अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई करा देते हैं। साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देते हैं, जिससे हम लोगों के पास कॉट में फ्रैक्शंस आ जाती हैं, मतलब कॉट में जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है, सभी को पता होगा। अगर मान लीजिए हमारे पास साइन और कॉस दोनों में दी गई वैल्यू, मतलब साइन ए कॉस भी दिया हो, तब हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं कॉस a प्लस बी से, मतलब a प्लस माइनस बी से करा देते हैं। अगर मान लेते हैं हमारे पास कॉस ए कॉस भी दिया गया हो, मतलब दोनों कॉस हो या फिर दोनों साइन हो, तब भी हम मल्टीप्लाई किससे कराते हैं? साइन a प्लस माइनस बी से। तो ये हमारे पास फिनोमिना होता है अपने क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने का, जब भी हमारे पास ऐसा दिया हो और पार्शियल फ्रैक्शन में अगर मुझे चेंज करना हो तो। ठीक, तो अब देखो सॉरी, या तो इन दोनों के एडिशन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे साइन के साथ, या तो इन दोनों के डिफरेंस को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बस बात यहीं पे फंस जाती है कि या तो हम इन दोनों के एडिशन के मल्टीप्लाई मतलब एडिशन के साइन को मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे, या तो इसके सब्ट्रैक्शन के साइन को मल्टीप्लाई डिवाइड कराने वाले। तो हम लोग सीधा इसके एडिशन के साइन के मल्टीप्लाई करा देंगे। तो दिया क्या हुआ, सबसे पहले उसको मैं लिखूंगा कि मेरे पास दिया हुआ था कि साइन
साइन दिया हुआ है और कहा गया है कि यहाँ पे है π/4 प्लस r-1 π/6 और इधर दिया हुआ है साइन π/4 प्लस r π/6। अगर मान लेते दोनों एंगल्स को तुम जोड़ना चाहो, अगर आप दोनों एंगल्स को जोड़ना चाहें तो जोड़ेंगे, मतलब ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा साइन π/6 आएगा। ऐड करके आप देख सकते हैं, जब दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो आएगा साइन π/6। तो मैंने भी साइन π/6 से मल्टीप्लाई करा दिया और साइन π/6 से मैंने डिवाइड करा दिया। यहाँ पे मैं समेशन अप्लाई कर देता हूँ, इधर नहीं लिखता हूँ। r बराबर 1 से कहाँ तक जाना है मुझे, 13 तक। देख सकते हैं आप लोग, r बराबर 1 से 13 तक जाना है। मैंने मल्टीप्लाई करा है साइन π/6 से और मैंने डिवाइड करा दिया साइन π/6 को। अब मुझे बताइए, मैंने क्या कहा था कि इन दोनों एंगल्स को जब मैंने ऐड किया तो π/6 आ रहा था, तो π/6 को मैं इन दोनों के एडिशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं। मतलब कहने का मेरे ये है कि साइन π/6 को मैं लिखने जा रहा हूँ अब साइन, आराम से देखिएगा, π/4 प्लस r-1 π/6 प्लस π/4 प्लस r π/6। 1 सेकेंड, इसको जब मैं ऐड करूँगा तो आएगा कितना बेटा, ये आ जाएगा साइन π/6। 1 सेकेंड, सॉरी ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं, डिफरेंस ले रहा हूँ क्योंकि r π/6 भी कटेगा नहीं ना। हाँ ठीक, मैंने यहाँ पे क्या करा है, डिफरेंस लिया। क्या करा है, डिफरेंस लिया। एडिशन या डिफरेंस दोनों में से कर सकता हूँ ना, तो इन दोनों का मैंने डिफरेंस लिया। हाँ ठीक, अब मेरे पास π/6 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए π/4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, r π/6 कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस का π/6 बचा रहेगा। तो आगे पीछे कर दिया है बस, आगे पीछे इसको भी चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हटाओ इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा r π/6, मैंने ये लिख दिया, माइनस, हाँ अब ठीक है, π/4 माइनस r-1 π/6। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यानी π/4 खत्म हो जाएगा, r π/6 से r π/6 चला जाएगा, माइनस का π/6 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का π/6 ये लिखा रहेगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक। तो ये हमारे पास π/6 आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ज़रा देख लीजिए यहाँ पे, ये जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसमें अगर मैं क्या करूँ, 1/sin a प्लस बी या a माइनस बी लिख देता हूँ मान लो, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए कॉस बी और माइनस का कॉस ए साइन बी, ठीक, फॉर्मूला लगा दिया। और डिनोमिनेटर जब मैं अलग अलग करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी, यही आ जाएगा। फ़ायदा क्या होगा, साइन बी खत्म हो जाएगा, साइन ए खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉट बी, और यहाँ क्या बच जाएगा, कॉट है। अब देखो दोनों कॉट में चेंज कर दिया कि नहीं, दोनों को हमने कॉट में चेंज कर दिया कि नहीं, कर दिया। बस वही काम यहाँ पे करना है, दोनों को हमें कॉट में चेंज करना है। तो ये हमारे पास आ कितना जाएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ, r बराबर 13, यहाँ पे आ जाएगा कॉट, आ रहा था b माइनस ए, तो ये आ जाएगा π/4 प्लस r-1 π/6, सॉरी प्लस था यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉट π/4 प्लस π/6। अब ये आपके लिए काम है कि मैं कैसे इसको निकाल रहा हूँ, ये आप लोग देखिए, ठीक। अब मैं अप्लाई करूँगा फिनोमेना पूरा, जब मैं फॉर्मूला पूरा अप्लाई करूँगा तो हमारे पास वैल्यूज़ जो आएंगी वो r बराबर 1 रखने पे r बराबर 2 रखना है, r बराबर 3 रखना है, ऐसे ही रखते चले जाएंगे। तो आपको पता है फर्स्ट वाला आता है और लास्ट वाला आता है, इतना पता ही है आप लोगों को। तो फर्स्ट वाला आएगा और लास्ट वाला आएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो उसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो वैल्यू कितनी आती है, 2√3 - 2। अगर आप लोगों को ये सोल्यूशन देखना है तो मेरा एक वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, जिसमें मैंने लिखा है कि एडवांस का क्वेश्चन आया है मेंस में, बस उसी वीडियो में आप जाके विजिट करके देख लीजिए, सेम क्वेश्चन मैंने लगाया हुआ है वहाँ पर, अगर आप लोगों को सोल्यूशन देखना है तो। और ये दिया है a√3 + b, a बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 2, b बराबर कितना आ जाएगा 2, दोनों के स्क्वायर का सम पूछ रहा है, तो a² + b² कितना आ जाएगा 4 + 4, वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। तो आंसर हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 8 हमारे पास आंसर हो जाएगा अपने इस क्वेश्चन का। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस क्वेश्चन का डिटेल्ड सोल्यूशन चाहते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में जो अपना एडवांस का क्वेश्चन मेंस में आया है वाली वीडियो में मैंने इसको अपलोड किया है, पूरा सोल्यूशन बहुत ही अच्छी तरीके से बताया हुआ, आप लोग वहाँ विजिट कर देख सकते हैं। तो देखिए ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है, किसका कब मल्टीप्लाई करते हैं। अब बताइए इस क्वेश्चन से मैंने ये सीखा है कि इन सब का जो हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है वो याद होना चाहिए।
होना चाहिए कि नहीं। अब बात आप खुद बताइए कि हमें कई चीज़ें याद होनी चाहिए कि नहीं, कि हमें कई चीज़ें याद करने की ज़रूरत है या नहीं, याद करने की ज़रूरत है या नहीं, ज़रूरत है तो बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। याद करनी पड़ेंगी हमें, क्योंकि हमें सॉल्यूशन जल्दी चाहिए, क्वेश्चंस थोड़े लेंदी आ रहे हैं, लंबे आ रहे हैं, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो इसलिए हमें जो क्वेश्चन के कुछ टॉपिक्स में ऐसे चीज़ें होती है जो याद ही कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, मतलब उसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि मुझे नंबर चाहिए, नथिंग एल्स। अब बहुत लोग कहेंगे कि मैं मैथ्स याद करूँगा, भाई साहब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और जो लोग याद कर रहे हैं वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, और तुम लोग याद नहीं कर रहे हो तो 80-85 परसेंटाइल में घूम रहे हो, समझ रहे हो। कहेंगे सर एडवांस में मज़ा आ जाएगा, अरे एडवांस में भी तो वैसे ही क्वेश्चन सर आ रहे हैं, एडवांस में क्या सरल क्वेश्चन आ रहे हैं क्या। एडवांस का पेपर देखा है आप लोगों ने ना, कैसे क्वेश्चन आते हैं, पता ही होगा सभी को कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो बताने की ज़रूरत तो है नहीं मुझे, इसीलिए मैं बताना चाहता भी नहीं हूँ आप लोगों को, ठीक। तो क्वेश्चन हमारे पास ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे मज़ा आ जाएगा सर। क्वेश्चन क्या कहता है, अगर देखेंगे ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत पहले पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा 10th में मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था कि इस क्वेश्चन के लिए तो आपको फर्स्ट ईयर भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इस क्वेश्चन को आप 10th लेवल से भी कर सकते हैं, क्योंकि लेवल ही 10th का ही है, बट थोड़ा सा आपको घुमा दिया। आप लोगों ने शायद साइन प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस पढ़ा होगा, जिसमें साइन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर एक्स बराबर 1 पढ़ा होगा, जिसमें कॉस स्क्वायर एक्स बराबर साइन आ जाता है, और यहाँ कॉस में पूरी इक्वेशन दी होती तो उसको साइन भी चेंज कर देते और उसका क्यूब आ जाता था तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती थी। करा होगा ये क्वेश्चन आप लोगों ने। बट यहाँ कहा गया है कि साइन एक्स जो है ना और जो साइन स्क्वायर एक्स, इन दोनों का सम बराबर 1 है। हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा साइन एक्स जो हो जाएगा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा। उसके बाद साइन एक्स जो होगा वो कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा कि नहीं। अब मैं अगर दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर दूं तो साइन डिवाइडेड बाई कॉस और एक पावर चली जाएगी, तो यहाँ पे जो कॉस एक्स है वो बराबर आ जाएगा tan एक्स के। बताइए अब जो कॉस एक्स है वो बराबर आ जाएगा किसके, tan एक्स के। अब ये भी एक पॉसिबिलिटी, अभी पहले हम लोग पढ़ते थे साइन एक्स बराबर क्या आता था, कॉस स्क्वायर एक्स, बट यहाँ पे क्या आ गया कॉस एक्स बराबर tan एक्स, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। अब बस यहीं से हमको मिल गया आंसर, यही से मिल गया आंसर। जहाँ जहाँ tan है पहले वहाँ वहाँ कॉस रखो, मैंने कर दिया सर। जहाँ जहाँ tan था वहाँ वहाँ हमने क्या रख दिया कॉस, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा 2, और यहाँ भी जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 6 कॉस की पावर tan x, ये भी जुड़ जाएंगे भाई, कॉस और tan बराबर तो जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा 8, तो ये आ जाएगा 6 कॉस की पावर 8x, और ये भी दोनों जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा कॉस की पावर 6x। और यहाँ पे पता है कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स के बराबर है, तो ये आ जाएगा 2 साइन 6x प्लस 6 साइन 5x प्लस 6 साइन 4x आएगा ना, ये वाला साइन की पावर 4x, हाँ ठीक, और ये आ जाएगा साइन क्यूब एक्स आ जाएगा, ये हाँ ठीक ये आएगा। अब आप लोग इस वाले, अच्छा 2 यहाँ पे मैंने लिखा, 2 लिख दो, यहाँ भी 2 लिख दो। अब इस वाले फिनोमेने में अगर हम देखेंगे तो सबके पास पावर्स आ रही हैं लगभग, तो मैंने क्या किया है, 2 साइन क्यूब एक्स कॉमन कर लिए। यहाँ क्या बचेगा पहले टर्म में साइन क्यूब एक्स, और यहाँ क्या बचेगा 3 पावर चलेगी, बचेगी कितनी 2 पावर। यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बच जाएगा 2 पावर का बचेगी, हाँ 2 पावर बचेगी, और यहाँ 1 पावर बचेगी, और यहाँ बच जाएगा 1। तो देख सकते हो ये साइन क्यूब 1 प्लस साइन एक्स का होल क्यूब लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा साइन क्यूब एक्स और 1 प्लस साइन एक्स का होल क्यूब लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन एक्स के क्या लिखा हुआ है होल क्यूब। अब देखो दोनों की पावर 3 है या नहीं, जब दोनों की पावर 3 है तो मैं इसको साइन से मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, तो साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है 1, 1 का क्यूब 1 होता है, वैल्यू कितनी आ जानी है 2। अब देखो ये फिनोमेना किसी ने सोचा था, अब क्या ये किसी ने सोचा था, इन्हीं क्वेश्चंस के बिहाफ पे मैं क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को सपोर्ट करिएगा अच्छे से, तो मैं और भी कंटेंट डिलीवर करने का प्रयास करूँगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन से आप लोगों ने क्या सीखा कि ऐसे जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें कुछ ना कुछ हम खुरापेची करें, खुरापेची इन द सेंस
कि हम लोग क्या क्या उसमें बदलाव कर सकते हैं जिससे हम लोग नए नए क्वेश्चंस को देख सकें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन जो दिया है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम से ही लगने वाला क्वेश्चन है। जो हमारे पास बेसिक आइडेंटिटी है उसी से ही क्वेश्चंस लगने वाले होते हैं ये। ठीक, कैसे करेंगे इसको ज़रा देखिएगा। हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 6। अगर गलती से मैं कॉस की पावर 4 थीटा से डिवाइड करा देता हूँ, अगर मैं गलती ये कर देता हूँ कॉस की पावर 4 थीटा से डिवाइड करा देता हूँ, तो मैं आंसर की तरफ बढ़ जाऊँगा। सभी को पता है, ये याद रखिएगा, जब भी साइन कॉस की किसी पावर्स में हमारे पास इक्वालिटी दी गई हो, तो इक्वेशन की अगर बात कर रहा हो तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी कॉस की पावर है उसकी मैक्सिमम पावर से उसको डिवाइड करा देंगे बोथ साइड। जो भी कॉस की मैक्सिमम पावर है उससे क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे। तो जब हम डिवाइड कराते हैं तो ये आप लोग ने देखा ही होगा कि साइन अपॉन कॉस क्या बन जाता है, 10। उसमें तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है उसको। और ये तो 15 हो जाता है, और ये जो होता है वो बन जाता है सेक की पावर 4 थीटा। हमें पता है 10 और सेक के बीच में कोई ना कोई लफड़ा है, मतलब रिलेशन है। तो जब रिलेशन है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं। जैसे मैंने ये लिख दिया कि सेक स्क्वायर थीटा का ये होल स्क्वायर है, तो मुझे पता है कि ये सेक स्क्वायर थीटा को मैं चेंज कर सकता हूँ किस फॉर्म में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर में। ओपन कर देंगे होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा देखेंगे सभी लोग कि यह आ जाएगा प्लस का 15 इज इक्वल टू 6। यह आ जाएगा 1 प्लस 10 की पावर 4 थीटा प्लस का 2 टेन स्क्वायर थीटा, यही आएगा। बात को मल्टीप्लाई करा लेंगे 10 की पावर 4 थीटा। अच्छा ये पहले लिख लेता हूँ मैं, बात को उसको शिफ्ट कर दूंगा, प्लस 6 10 की पावर 4 थीटा प्लस का 12 टेन स्क्वायर थीटा। सबको इधर शिफ्ट कर दूँ, शिफ्ट करूँगा तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 4 थीटा, और आ जाएगा माइनस का 6 10 की पावर 4 थीटा। ये आ जाएगा 12 टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 15 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 4 10 की पावर 4 थीटा माइनस का 12 टेन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा हमारे पास 9। तो सभी को अब फैक्टर करना मालूम होगा। फैक्टर करेंगे, फैक्टर क्या आएगा सभी बताएंगे भी, सभी लोग बताएंगे फैक्टर यहाँ पे कितना आएगा, बता सकते हैं आप लोग। क्या मैंने कुछ गलत किया यहाँ पे, कि मैंने कुछ गलत कर दिया हो, कुछ गलत किया क्या मैंने, नहीं किया। अच्छा ठीक, फैक्टर बताएंगे सभी लोग। यहाँ पे कितना होगा 36, तो 6 6 क्या हो जाएगा 36। तो ये अच्छा आई थिंक मुझे लग रहा है ये 2 टेन थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ लग रहा। ए का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, ए का स्क्वायर दिख रहा, बी का स्क्वायर दिख रहा, 2ab 3 2 6 6 2 0, हाँ दिख रहा। तो टेन स्क्वायर थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2। तो टेन थीटा हमारे पास कितना आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहले इसको अलग अलग सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको देखिएगा। मैं इस वाले एक्सप्रेशन को सबको 10 में चेंज करना चाहता हूँ, सबको 10 में चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने ये लिख दिया। और ये 1 अपॉन साइन हो जाएगा, ये 1 अपॉन कॉस होगा, तो मैंने सीधा ही लिख दिया है कि कॉस की पावर 8x डिवाइडेड बाई साइन की पावर 6x। ठीक, यहाँ पे 2 पावर बचेगी, तो 8/16, 2 पावर का मतलब है 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। एक्स देख लो यहाँ पे लिख दिया, थीटा लिखना था एक्स लिख दिया। यही प्रॉब्लम होती है मेरी, बस जब मैं सोल्यूशन कराता हूँ तो वे कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 16। अच्छा ये कॉट हो जाएगा, कॉट को मैं 10 लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। और कॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक लिख सकता हूँ। सेक का मतलब होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/2। फिर से मैं सेक को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ही मुझे रखनी है, टेन थीटा से कोई मतलब तो है नहीं। तो कितना आ जाएगा, मेरे पास है 27 डिवाइडेड बाई 16, मेरे पास है 27 डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई, नीचे क्या है टेन स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है या नहीं है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/2 प्लस, यहाँ पे मेरे पास क्या, 1 सेकेंड आगे चला गया भाई, यहाँ पे मेरे पास क्या 1/2, और ये बचा रहेगा 1 प्लस 3/2। एलसीएम ले लूँगा मैं, तो 2 से ये कट जाएगा 8 आ जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 9 आ जाएगा। तो एलसीएम लूँगा मैं तो क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5, यही आएगा। प्लस यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा तो 1/2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ 2 से खत्म हो जाएगा 4 आ जाएगा, 20 एलसीएम हो जाएगा, 9 यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा, तो यहाँ आएगा 9 अपॉन में
1 सेकेंड, मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा? 9/20 मेरा आंसर आ रहा। 1 सेकेंड में आंसर देख लेता हूँ सभी, मतलब 2 मिनट रुकिएगा। मैंने कहा था ये आ जाएगा साइन की पावर 6 थीटा। वाओ, देखो 2 थीटा लिख दिया मैंने ना, बस यहीं तो मेरी प्रॉब्लम हो जाती है। साइन की पावर क्या आएगा? 6 थीटा। अब 6 थीटा आएगा तो यहाँ पे 6 थीटा मुझे लगाना पड़ेगा, अब फिर से ये गलत हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 6 थीटा अगर लगाऊंगा तो उसको मैं लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख दिया 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब लिख सकता हूँ। 6 थीटा का मतलब क्या है? 2 की पावर 4 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। यही लगेगा कि नहीं? सभी लोग बताएंगे क्या यही लगेगा या नहीं। तो मैं अगर बात करूँगा 3 की पावर 3 की, तो वो कितना होता है? 27, पता ही है आपको। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। अब कैंसिल कर लेंगे जो भी बचा होगा, ठीक। तो यहाँ पे कितना बचा है देख सकते हैं, 2 का स्क्वायर का मतलब है 4, 4/27। 1 सेकेंड, 4/27, 4/27 इंटू यहाँ आ जाएगा 2/5 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/5 आएगा। मैंने इसमें ये गलती कर दी है बेटा, आप लोग देख ही रहे होंगे। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/2 दी गई है, और मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया है उसके पावर 6 की वैल्यू लिख दी है, तो tan की पावर 6 वाला फॉर्मूला लगा दिया ना। तो वैल्यू हमें स्क्वायर की दी गई थी, तो हमें सिर्फ क्यूब करना था। हमें सिर्फ क्या करना था बेटा? क्यूब करना था। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पावर 6 है, लेकिन tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/2 है, तो मैं सिर्फ क्यूब करूँगा और कुछ तो नहीं करूँगा। तो बस यही गलती हो गई मेरी, माफ़ी चाहता हूँ, मैं गलती कर दी मैंने शायद। कैलकुलेशन में थोड़ी सी मुझसे गलती कभी कभी हो जाती है। तो क्यूब खाली करूँगा मैं, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 3/2 प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा 8/16 था तो 1/2 था, तो यहाँ भी आ जाएगा 1 + 3/2। कैलकुलेशन कर लेंगे तो 3 के क्यूब से 3 का क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 के क्यूब से इसको कैंसिल आउट करूँगा 2 बचेगा, तो ये 1/2 इंटू 2/5 आ जाएगा, पता ही है 2/5 आएगा, प्लस ये 1/2 इंटू 2/5 हो जाएगा, आधा 2/5 आधा 2/5, तो यहाँ पे आ जाएगा पूरा 2/5। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2/5। तो माफ़ी चाहता हूँ, गलती हो गई थी थोड़ी सी मुझसे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, कितना आ जाएगा? 2/5। अब देखिए ये जो हमारे पास क्वेश्चन था, अगर मैं साफ से सीधी सी बात करूँ, साफ एकदम साफ सीधी बात करूँ, तो मैं इस वाले स्टेप से, जो क्वेश्चन हमको ये वाला स्टेप दिया गया था, इस स्टेप से, पेन चेंज कर देता हूँ मैं, इस स्टेप से मैं सिर्फ डायरेक्ट इस स्टेप में आना पसंद करूँगा। ये जो बीच के स्टेप थे मैं इसे गोल कर दूँगा। क्या रीज़न है इसके गोल करने का? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने लगाया है ये बहुत बार कई क्वेश्चंस में लगा चुका हूँ मैं। क्यों? प्रैक्टिस करा है ना सर, आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है। इन कॉन्सेप्ट के इन लाइंस का मेरे पास कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेन लाइन मेरे पास ये है। मुझे पता है कि मैं जैसे ही cos की पावर 4 से डिवाइड करूँगा, मेरी बात सुनिएगा आराम से, बहुत लोग मुझे ट्रोल करेंगे इस बारे में, मैं तभी ट्रोल होने के लिए तैयार हूँ। मैं बात ये कहना चाहता हूँ, आप लोग सुनिए कि cos की पावर 4 थीटा से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये tan बन जाएगा, दिमाग में सॉल्व करिए, और cos की पावर 4 थीटा से डिवाइड करूँगा तो ये 1 बन जाएगा। मतलब इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ है। तो मुझे पता है अगर tan में इक्वेशन बनानी है तो sec की पावर 4 थीटा, भाई cos की पावर 4 थीटा से डिवाइड करा है तो ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा? sec की पावर 4 थीटा। तो sec की पावर 4 थीटा को मुझे sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और sec स्क्वायर थीटा को मैं 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखूंगा, उसका होल स्क्वायर कर दूंगा, तो ये एक्सप्रेशन तो साइन की जगह tan आ जाएगा, इसकी जगह 1 हो जाएगा। बस यहाँ पे मुझे 1 + tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लगाना है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट पहुँच जाऊँगा, मुझे ये सब करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो आप लोग देख सकते हैं ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन आता है ये वाला, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये मेरा क्वेश्चन लेके जाएगा लगभग 5 मिनट। ये जो क्वेश्चन मेरा है ये क्वेश्चन लगभग लेके जाता है आपका 5 मिनट, 5 मिनट पूरा का पूरा लेके जाएगा इस क्वेश्चन को। अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो x और y एक पॉइंट दिया गया जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है उसके बराबर है, और कहा गया जो x और y है ना इस लाइन को सेटिस्फाई करते हैं। सेटिस्फाई करेंगे तो x और y यहाँ पे रखे जा सकते हैं, बट अगर रखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में वैल्यू आ रही है, किसमें आ रही है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में वैल्यू आ रही है। लेकिन हमसे कहा गया अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो मैंने इसका सबसे अच्छा तोड़ ये निकाला है। बात मेरी सुनिएगा, अल्फा बीटा गामा हमारे पास कोई ना कोई नंबर्स है, x और y हमारे पास दिए गए हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, जो x हमारे पास दिया गया था वो क्या दिया गया था? 3 tan थीटा प्लस π/3 दिया गया, और y जो हमारे पास दिया गया वो दिया गया 2 tan
थीटा प्लस π/6 दिया गया। मैं करने क्या वाला हूँ, दोनों में टेंस की वैल्यू निकालूंगा और दोनों में टेन की वैल्यू निकाल के दोनों को बराबर कर दूंगा। बस वहीं से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी उसको इससे कंपेयर करा देंगे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे, दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे, सबका सम कर देंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो x/3 हमारे पास दिया हुआ है, tan a + b का फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा, tan a + tan b, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, 1 - tan a tan b, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। बस यहाँ तक आ गया कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा x - √3x tan थीटा और यहाँ पे आ जाएगा 3 tan थीटा प्लस का 3 √3। हमें वैल्यू किसकी निकाली, अभी मैंने बताया tan थीटा की वैल्यू दोनों से निकालेंगे, tan थीटा को एलिमिनेट करेंगे तो x - 3 √3 इसको उधर शिफ्ट कर दूंगा तो आ जाएगा √3x tan थीटा माइनस का 3 tan थीटा, tan थीटा कॉमन कर लूँगा तो आंसर मेरे पास आ जाएगा इस वाले एक्सप्रेशन का x - 3 √3 डिवाइडेड बाई √3x - 3 इक्वल टू tan थीटा। tan मैं ऐसे लिखता हूँ, याद रखिएगा, कभी मैं ऐसे अगर लिखूँ तो वो tan की वैल्यू को शो करेगा। ठीक, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड, ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस कहाँ से आया है, प्लस रहेगा भाई साहब। तो ये आ जाएगा अपने पास क्या, 1 सेकेंड प्लस ये आ जाएगा x - 3 डिवाइडेड बाई √3x + 3। y में भी यही काम करने वाला हूँ मैं, y डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, अब ये tan a + b का फॉर्मूला tan 30 है, tan 30 वैल्यू कितनी होती है 1/√3, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और यहाँ tan थीटा दिया हुआ। तो मेरे पास y डिवाइडेड बाई 2 जो है वो हो जाएगा √3 tan थीटा प्लस 1। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोगों को स्टैंडर्ड करना पड़ेगा अगर इस वाले क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा y √3 माइनस का y tan थीटा इज इक्वल टू दी 2 √3 tan थीटा प्लस का 2 दिया हुआ है, प्लस का 2 है सर, प्लस का 2। तो 2 को उधर शिफ्ट कर दो, सभी को पता है, जैसे ही 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा √3y माइनस 2 इज इक्वल टू दी 2 √3 tan थीटा प्लस का y tan थीटा। पता ही है tan थीटा कॉमन करके डिवाइड करा देंगे सर, तो ये आ जाएगा √3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 √3 प्लस y इज इक्वल टू दी tan थीटा। अब देखो दोनों एक्सप्रेशन से हम लोगों ने tan की वैल्यू निकाल ली। मोटा मोटा समय अगर देखेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 मिनट तो जाएगा ही। तो tan थीटा मैंने दोनों एक्सप्रेशन से निकाल दिया। अब tan थीटा दोनों एक्सप्रेशन से जो निकले हैं वो बराबर होने चाहिए क्योंकि tan थीटा है, सेम एंगल की वैल्यूज है, दोनों बराबर कर देंगे हम लोग। तो x - 3 √3 ये मेरे पास क्या है, 1 सेकेंड, ये मेरे पास क्या है x - 3 √3, पहले वाले tan की वैल्यू है x - 3 √3 डिवाइडेड बाई इधर जो हमारे पास x - 3 √3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस √3x, 3 प्लस √3x, ये पहले tan की वैल्यू पता है हमको। और सेकंड की tan की वैल्यू क्या है √3y माइनस 2, √3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई √3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 √3 प्लस वाई, 2 √3 प्लस वाई, 2 √3 प्लस वाई। अब क्या करूँगा, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो देखिएगा ये आ जाएगा 2 √3x प्लस का xy और ये आ जाएगा अपना 3 √3 का, जब 2 √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 18 क्योंकि 3 2 6 और √3 कितना होगा 3, 3 6 18 और ये आ जाएगा 3 √3y। 3 का मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर ऐसे ही तो ये आ जाएगा 3 √3y और 3 का मल्टीप्लाई 2 से माइनस का 6 और ये आ जाएगा प्लस का 3xy और इसको उधर शिफ्ट करूँगा तो आ जाएगा माइनस का 2 √3x। अब ये जो RHS है ना, RHS की तरफ सारे LHS वाले टर्म्स ले आओ। तो देखो मेरे पास था 3xy, मैं xy को माइनस कर सकता हूँ, आ जाएगा। अब मैं x वाला टर्म देख रहा हूँ, मैंने लिखा है 2 √3x, इधर पे क्या लिखा है 2 √3x, उधर आएगा तो साइन इंटरचेंज हो जाएगा। अब आएगा y वाला टर्म 3 √3y, इधर भी माइनस वाला लिखा है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस वाला y, 3 √3y। यहाँ लिखा है माइनस का 6, उधर आएगा प्लस का 18 हो जाएगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? 1 सेकेंड, मैंने यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं किया है, हाँ नहीं किया। तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2xy, ये आ जाएगा 4 √3x और ये आ जाएगा 6 √3y और ये आ जाएगा 12 इज इक्वल टू दी 0 आएगा। ज़रा इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करा दो तो ये आ जाएगा 2 √3x प्लस 3 √3y प्लस का 6। अब ज़रा इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर कराएंगे xy प्लस अल्फ़ा x प्लस बीटा y प्लस गामा से। अब देखिए ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है वो इस फॉर्म में आ गई है कि नहीं सॉरी, कंपैरिजन कराएंगे तो अल्फ़ा हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 2 √3, अल्फ़ा का स्क्वायर कितना होगा सभी लोग बता सकते हैं, 4 3 जा, सभी बताइए, सभी 4 3 जा 12, वेरी गुड। बीटा स्क्वायर निकालेंगे कितना आ जाएगा 3, पहली बात तो बीटा लिखो ना, स्क्वायर क्यों लिख रहे हो, बीटा लिखो, बीटा की वैल्यू कितनी है 3 √3,
और बीटा स्क्वायर जब मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा 9 3 जा 27। गामा की वैल्यू पता है 6, गामा का स्क्वायर निकालूंगा कितना आ जाएगा 36 आएगा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर की, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर की। तो ये 12 आ जाएगा, 27 आ जाएगा और ये 36 आ जाएगा। आप लोग ऐड कर सकते हैं, आई थिंक आंसर इसका 75 आ रहा है। क्यों, ये आ जाएगा 6 2 8 8 7 5 5 1 कैरी बचा, 6 2 5 5 1 6 6 1 7, तो 75 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास जनवरी और अप्रैल में आने वाले कुछ ये क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। अब आप ये बताइए आप इस क्वेश्चन से क्या सीखें, कैसे क्वेश्चंस लगाने हैं, सीखें या नहीं। अगर सीखें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो मैं ऐसे ही कंटेंट आपको डिलीवर करता रहूँगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन से खुश हैं या नहीं सॉरी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिटेल्ड चाहते हैं तो मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है, एडवांस का क्वेश्चन मेंस में आया है। सेम क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, 2025 में आया है ये वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप लोग उससे देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये जो वीडियो है सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।